इमेजिन कीजिए, एक तरफ हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियां हैं, मनाली की सर्द हवाओं के बीच छुट्टियां मनाता एक जोड़ा। सुनने में तो एक परफेक्ट वेकेशन लगता है। बिल्कुल। कसौल में होली की एक शानदार पार्टी चल रही है, दोस्तों के बीच हंसी मजाक हो रहा है और एक जन्मदिन का जश्न भी मनाया जा रहा है। बाहर से देखने पर यह किसी भी आम जोड़े की एक बहुत ही परफेक्ट छुट्टी की तस्वीर लगती है। हाँ, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू बहुत खौफनाक है। वही तो। ठीक उसी वक्त वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बंद घर के एक कोने में रखा हुआ है एक साधारण सा नीला प्लास्टिक का ड्रम। एक ऐसा ड्रम जिसे हर दिन देखा जाता है लेकिन नजरअंदाज कर दिया जाता है। और बाहर से वो एक आम सा ड्रम है, लेकिन उसके अंदर जो था, हाँ, मतलब सीमेंट की भारी परतों के नीचे एक ऐसा खौफनाक राज सड़ रहा था जिसकी कल्पना भी किसी इंसान को अंदर तक झकझोर सकती है। मार्च 2025 में मेरठ में ठीक ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। और आज की हमारी इस खास चर्चा में, जो कि एक बहुत ही गहन डीप डाइव है, हम इसी केस के पन्नों को पलटेंगे। जी, आज हम पुलिस के जांच दस्तावेजों, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और कानूनी कार्रवाइयों से जुड़े उन तमाम स्रोतों की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिन्हें हम ब्लू ड्रम मर्डर केस के नाम से जानते हैं। मैं इस शो का होस्ट हूं और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि इस कत्ल को कैसे अंजाम दिया गया। हाँ, बल्कि हमें उस अंधेरी मनोवैज्ञानिक सुरंग में झांकना है जहां जहां डिजिटल तकनीक और इंसानी भावनाओं को एक खतरनाक हथियार में बदल दिया गया। मैं आज बतौर विशेषज्ञ यहाँ हूँ और इस मामले के दस्तावेजों को खंगालने पर जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ एक अपराध की नहीं है। तो वो तस्वीर आखिर है क्या? मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये इस बात का एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला अध्ययन है कि कैसे हेरफेर या कहें कि मैनिपुलेशन काम करता है। जब हम किसी हिंसक अपराध की खबर सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारा दिमाग उसे अचानक हुए एक हादसे या किसी क्षणिक गुस्से का नतीजा मान लेता है। राइट, जिसे क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ महीनों की ठंडी सूची समझी कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन के केंद्र में है 29 वर्षीय सौरभ राजपूत, जो पहले मर्चेंट नेवी में एक अधिकारी हुआ करते थे। हाँ। और उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी। हम और मेरे पास जो नोट्स हैं उनके मुताबिक 2016 में सौरभ ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाके मुस्कान से शादी की थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। और उनकी एक 6 साल की बेटी भी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद शायद बगावत और प्यार पर रखी गई थी, उसका अंत इस तरह एक नीले ड्रम में होगा, ये सोचना भी सिहरन पैदा करता है। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और श्रोताओं को ये जानकर शायद और भी हैरानी होगी कि ये अंत कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं उनके मुताबिक मुस्कान नवंबर 2023 से ही, जी हाँ, नवंबर 2023 से ही अपने पति की हत्या की योजना बना रही थी। मतलब हत्या से कई महीने पहले से ये बीज बोया जा चुका था। जी। और फिर आती है 4 मार्च 2025 की वो खौफनाक रात। मेरठ के इंदिरानगर स्थित सौरभ के घर पर मुस्कान और उसके 27 वर्षीय प्रेमी साहिल शुक्ला ने इस साजिश को अंजाम दिया। और अंजाम देने का तरीका भी बहुत निर्मम था। बहुत ज्यादा निर्मम। उन्होंने सबसे पहले सौरभ को एक नशीला पदार्थ दिया। जब वो बेसुध हो गया तो उसे चाकू मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हत्या के बाद उन्होंने जो किया, मतलब वो इस केस को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, जो कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। उन्होंने शव के लगभग 15 टुकड़े किए। 15 टुकड़े। उन टुकड़ों को उसी नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में डाला जिसके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे, और फिर उस ड्रम को सीमेंट से भरकर पूरी तरह सील कर दिया। ओह! यह अपराध 18 मार्च को तब सामने आया जब कुछ मजदूरों ने उस बेहद भारी और बदबूदार ड्रम को देखकर पुलिस को सूचना दी। यहाँ पे जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है इस पूरी प्रक्रिया की क्रूरता। मतलब, हाँ, कहिए। मेरा मतलब है, किसी इंसान के शरीर को टुकड़ों में काटना और फिर उसे सीमेंट से दफनाना, यह सिर्फ सबूत मिटाने का तरीका नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने अपराध बोध को, अपनी गिल्ट को हमेशा के लिए पत्थर के नीचे दबाने की कोशिश कर रहा हो। क्या 2 आम इंसान सच में इस हद तक जा सकते हैं? प्रक्रिया के पीछे की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो यहाँ आवेश में आकर किए गए अपराध जैसी कोई चीज नहीं है।
जब कोई इंसान गुस्से में किसी को नुकसान पहुंचाता है ना, तो उसके बाद अक्सर एक पैनिक या घबराहट की स्थिति पैदा होती है। हाँ, वो छुपने की कोशिश करता है या डर जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ नवंबर 2023 से चल रही प्लानिंग, नशीला पदार्थ जुटाना, हत्या करना, शव को काटना और फिर उसे सीमेंट से सील करना, ये सब एक कोल्ड कैलकुलेशन की तरफ इशारा करता है। मतलब कोई पछतावा नहीं। नहीं, इस तरह की क्रूरता के लिए एक विशेष प्रकार के मानसिक अलगाव या जिसे हम डिटैचमेंट कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इस कृत्य को अंजाम दे रहा होता है, वो उस समय अपने शिकार को एक जिंदा इंसान, एक पिता या एक पति के रूप में नहीं देख रहा होता। अच्छा, तो उसे क्या समझ रहे थे? वो उसे बस अपने रास्ते की एक रुकावट के रूप में देख रहे थे, जिसे हटाने के लिए वो एक यांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रहे थे। ड्रम में सीमेंट भरने का फैसला भी इसी यांत्रिक सोच का हिस्सा है, ये सुनिश्चित करना कि वो रुकावट कभी वापस ना आ सके। एक इंसान को महज एक रुकावट मान लेना, ये सच में बहुत डरावना है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि सीमेंट से भरा वो ड्रम इस मामले का सबसे खौफनाक हिस्सा है, तो कहानी का अगला पड़ाव इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आप उस ट्रिप की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हत्या हो चुकी है, घर के अंदर एक ड्रम में लाश बंद है, और ये दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल इसके बाद क्या करते हैं? वे हिमाचल प्रदेश छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। ये बात किसी भी सामान्य इंसान के गले नहीं उतरेगी। बिल्कुल नहीं। हमारे पास पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दर्ज एक कैब ड्राइवर का बयान है। उस ड्राइवर के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने मनाली में बाकायदा बर्फबारी का मजा लिया। उन्होंने कसोल में होली की पार्टी की और वहां साहिल का जन्मदिन भी मनाया। एक तरफ ड्रम के अंदर की सच्चाई है और दूसरी तरफ पहाड़ों पर चल रहा जश्न। और ये सब यही नहीं रुकता, वे सौरभ के ही फोन का इस्तेमाल करके उसके परिवार वालों को लगातार मैसेज भेज रहे थे, ताकि सबको ये लगे कि सौरभ अभी भी जिंदा है। ये विरोधाभास समझ से परे है। एक सामान्य इंसान इस तरह के अपराध के बाद टूट जाता है, लेकिन यहाँ तो एक अलग ही कृत्रिम दुनिया बसाई जा रही थी। ये विरोधाभास ही इस केस की सबसे जटिल मनोवैज्ञानिक पहेली है। इंसान का दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक विसंगति को कैसे संभालता है, ये उसका एक बहुत ही चरम उदाहरण है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, मतलब जब इंसान के विचार और उसके काम आपस में टकराते हैं, तो दिमाग उस स्ट्रेस को कम करने के लिए एक अलग ही हकीकत बना लेता है। और पुलिस की जांच में एक और अहम तथ्य सामने आया है। मुस्कान और साहिल दोनों ही नियमित रूप से ड्रग्स और शराब का सेवन करते थे। ओह, तो नशे का एंगल भी है इसमें। बहुत बड़ा एंगल है। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो उन्हें गंभीर विड्रॉल सिम्टम्स का सामना करना पड़ा था। नशे की ये भारी लत इस बर्ताव को समझने की एक बड़ी कुंजी हो सकती है। भारी मात्रा में ड्रग्स इंसान को वास्तविकता से पूरी तरह काट सकते हैं। तो मतलब वो जो मनाली में छुट्टियां मना रहे थे वो सब? हाँ, वो छुट्टियां मनाना, पार्टी करना, ये सब शायद उस सुनपन को बनाए रखने और खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश थी कि सब कुछ सामान्य है। सौरभ के फोन से मैसेज करना एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि बाहरी दुनिया उनकी इस शांति को भंग न कर सके। नशे के इस पहलू ने निश्चित रूप से उनके दिमाग पर एक पर्दा डाल दिया होगा। लेकिन दस्तावेजों में जिस एक चीज ने जांचकर्ताओं को और सच कहूं तो मुझे भी सबसे ज्यादा हैरान किया, वो नशे से कहीं आगे की बात है। आप स्नैपचैट वाली साजिश की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो एक ऐसी साजिश है जो इस पूरे मामले को मतलब एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में बदल देती है। यहाँ जो बात सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि साहिल को इस कत्ल के लिए सिर्फ मुस्कान की तरफ से नहीं उकसाया जा रहा था। खेल बहुत गहरा था, बहुत गहरा और बहुत ही डार्क। जांच में सामने आया कि मुस्कान ने अपने भाई के नाम का इस्तेमाल करते हुए एक फर्जी स्नैपचैट आईडी बनाई थी, और इस आईडी के जरिए उसने साहिल के दिमाग के साथ एक ऐसा गेम खेला जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। उसने साहिल को ये यकीन दिलाया कि उस आईडी के पीछे से साहिल की मृत मां की आत्मा उससे बात कर रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है ये। और मुस्कान ने साहिल से उस फेक आईडी से कहा कि तुम्हारी मृत मां ही चाहती है कि सौरभ को मार दिया जाए। मतलब ये तो पूरी तरह से पागलपन है। इसे डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही सधावा और खतरनाक उदाहरण कहा जा सकता है। देखिए, जब हम किसी अपने को, खासकर माता पिता को खोते हैं, तो दुख और खालीपन इंसान को मानसिक रूप से बहुत कमजोर बना देता है। हाँ, वो इमोशनली बहुत वल्नरेबल हो जाता है। बिल्कुल। मुस्कान ने उसी दुख को पहचाना और उसे एक हथियार में बदल दिया। उसने एक तरह का डिजिटल साइंस, मतलब एक ऐसा ड्रामा रचा जहां तकनीक का इस्तेमाल करके
किसी के सबसे गहरे दर्द को एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल किया गया। तो साहिल को लगा कि उसकी माँ उसे आदेश दे रही है। हाँ, साहिल के लिए, जो शायद पहले से ही नशे की वजह से एक अस्थिर मानसिक स्थिति में था, अपनी मृत माँ का ये तथाकथित आदेश टालना नामुमकिन हो गया होगा। और स्नैपचैट को इस साजिश के लिए चुनना भी कोई संयोग नहीं था। क्योंकि स्नैपचैट पर तो मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते हैं ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस ऐप की खासियत यही है कि संदेश पढ़े जाने के बाद गायब हो जाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सबूत खुद ब खुद मिट जाते हों, इस तरह के मनोवैज्ञानिक धोखे के लिए एक आइडियल जगह बन जाता है। उसने साहिल के शोक को एक ढाल और एक ट्रिगर दोनों की तरह इस्तेमाल किया। ये वाकया स्पष्ट करता है कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन था। किसी की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ना और फिर एक गायब हो जाने वाले ऐप के जरिए उसे मर्डर के लिए राजी करना, ये बहुत ही शातिर दिमाग की उपज है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन सब साजिशों, इस डिजिटल धोखे और इस खून खराबे के बीच एक ऐसी भी गवाह थी जिसकी मौजूदगी इस कहानी के दर्द को कई गुना बढ़ा देती है। आप उस 6 साल की बच्ची की बात करें? जी हाँ, सौरभ और मुस्कान की बेटी। सौरभ की मां ने पुलिस को दिए अपने बयान में एक बहुत ही परेशान करने वाला दावा किया। उन्होंने बताया कि उस 6 साल की बच्ची को अपने पिता की मौत के बारे में पता था। वो बच्ची कह रही थी, पापा ड्रम में है। ये सुनकर दिल दहल जाता है। इस तरह के अपराधों में सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर उन कोलैटरल विक्टिम्स का होता है जो कभी हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए एक गहरे आघात से घिर जाती हैं। तो पुलिस ने इस बयान का क्या किया? क्या उन्होंने इसे गंभीरता से लिया? देखिए, अगर पुलिस के नजरिए की बात करें तो जांच अधिकारियों ने इस दावे को काफी हद तक किनारे कर दिया। उनका तर्क ये था कि बच्ची ने शायद मुस्कान को परिवार के अन्य सदस्यों के सामने इस घटना का जिक्र करते हुए सुना होगा और वो सिर्फ सुनी सुनाई बात दोहरा रही है। सुनी सुनाई बात मतलब क्या हम इस बात को इतनी आसानी से खारिज कर सकते हैं? मेरा मतलब है, एक 6 साल के बच्चे का बार बार ये कहना कि पापा ड्रम में हैं, क्या ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना भर हो सकता है? कानूनी रूप से पुलिस को ठोस सबूत चाहिए होते हैं, इसलिए वो अक्सर। लेकिन जरा सोचिए ना, घर के अंदर एक कत्ल हुआ है, लाश के टुकड़े किए गए हैं, सीमेंट घोला गया है, घर का माहौल अचानक बदला होगा, भारी बदबू उठी होगी। क्या यह संभव नहीं है कि उस बच्ची ने इस पूरी प्रक्रिया का कोई हिस्सा देखा हो? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि इस बयान के पीछे छुपे हुए उस गहरी मानसिक आघात को सिर्फ एक सुनी सुनाई बात कहकर टाल देना बहुत बड़ी गलती है। आपका तर्क बहुत मजबूत है। मनोविज्ञान के हिसाब से बच्चों का अवचेतन मन अपने आसपास के माहौल को स्पंज की तरह सोखता है। भले ही उस बच्ची ने हत्या का दृश्य अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से न देखा हो, लेकिन घर की ऊर्जा में आया वो भयानक बदलाव तो महसूस किया ही होगा। बिल्कुल। अपनी माँ के व्यवहार में आई अस्वाभाविकता। हाँ, और घर के कोने में रखे उस ड्रम के आसपास की संदिग्ध गतिविधियों को महसूस करना, ये सब एक बच्चे के दिमाग में गहरे तक दर्ज हो जाता है। अपने पिता के अचानक गायब होने को घर में रखे एक ड्रम से जोड़ लेना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो जिंदगी भर का ट्रॉमा है। बिल्कुल। एक विकासशील दिमाग के लिए अपने ही घर में इस तरह के तनाव और डर के बीच रहना एक ऐसा ट्रॉमा है जो शायद उसे जीवन भर सताए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये एक बच्चे के आसपास टूटती हुई दुनिया की एक बहुत ही खौफनाक गवाही थी। सही कहा आपने। और अब जब ये सच्चाई उस नीले ड्रम की दीवारों को तोड़कर बाहर आ चुकी थी, तो बारी थी कानून के हस्तक्षेप की। इस कहानी का जो अगला मोड़ है वो कानूनी कार्रवाई की पेचीदगियों से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। हाँ, उन दोनों की गिरफ्तारी। जी, 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी हुई। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये है कि मुस्कान को गिरफ्तार करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने माता पिता थे। ये बहुत बड़ी बात है कि परिवार ने खुद। हाँ, जब उन्हें इस भयानक सच्चाई का पता चला तो वे खुद उसे पुलिस स्टेशन ले गए। दोनों परिवारों सौरभ और मुस्कान दोनों के परिवार ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की और सख्त से सख्त सजा की मांग की। और यहाँ पुलिस की चार्जशीट को देखना भी अहम है। पुलिस की चार्जशीट सिर्फ एक हत्या का दस्तावेज नहीं है। पुलिस ने इस मामले में जो धाराएं लगाई हैं वे इस पूरी साजिश की गंभीरता को दर्शाती हैं। कौन-कौन सी धाराएं लगी हैं इसमें? देखिए, सिर्फ हत्या का केस यानी धारा 302 दर्ज करने के बजाय पुलिस ने इस मामले को एक पूर्व नियोजित साजिश माना है। इसमें धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने के आरोप शामिल हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बात की,
यह योजना कई महीनों से बन रही थी। और वो सबूत मिटाने वाला हिस्सा? हाँ, उसके लिए धारा 201 लगाई गई है। शव के टुकड़े करना और उसे ड्रम में सील करना सबूतों को नष्ट करने की एक सोची समझी कोशिश थी। और इसके साथ धारा 34 यानी ये सब समान इरादे से मिलकर किया गया था। तो मतलब अदालत में इसे कोई अचानक हुआ हादसा साबित नहीं कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये सभी कानूनी पहलू मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि अदालत में इसे किसी अचानक हुई दुर्घटना या गुस्से में किए गए कृत्य के रूप में न पेश किया जा सके। फिलहाल ये मामला अदालत में है और दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, जहां उन्हें उनकी नशे की लत से उभारने के लिए चिकित्सा भी दी जा रही है। संवेदनशील मोड़ दे दिया। 24 नवंबर 2025 को जब मुस्कान न्यायिक हिरासत में थी, तब उसने मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। ये सच में किसी ने सोचा नहीं था कि कहानी यहाँ तक पहुंचेगी। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार जन्म के समय बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी और उसका वजन करीब 2.4 किलोग्राम था। अब यहाँ एक बहुत बड़ी और अजीब सी विडंबना खड़ी हो जाती है। कैसी विडंबना? मतलब एक तरफ वो जगह है जो अपराधों की सजा काटने के लिए बनी है, जहां लोगों को समाज से अलग कर दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ उसी जगह पर एक नई जिंदगी ने अपनी पहली सांस ली है। ये एक ऐसा उलझावा जाल बन गया है जहां जीव विज्ञान, इंसानी रिश्ते और कानून आपस में बुरी तरह टकरा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही शब्दों में से बयान किया है। इस नई जिंदगी के आगमन ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके सीधे जवाब शायद कानून की किताबों में भी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन कानून इस बारे में क्या कहता है? मतलब जेल में एक बच्चा... भारत में जेल के जो नियम हैं उनके अनुसार एक बच्चा 6 साल की उम्र तक, जी हाँ, 6 साल तक अपनी माँ के साथ जेल में रह सकता है। इस दौरान उस बच्चे के पालन पोषण, कपड़े, भोजन और चिकित्सा का पूरा खर्च जेल प्रशासन द्वारा उठाया जाता है। अच्छा, तो शुरुआती सालों में उन्हें अलग नहीं किया जाता? जी, यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि शुरुआती वर्षों में बच्चे को माँ से अलग ना किया जाए। लेकिन इस केस में असली पेंच इस नियम का नहीं है। तो असली पेंच क्या है? असली पेंच उस भरोसे के पूरी तरह से टूट जाने का है जो इन परिवारों के बीच था। ओहो। बिल्कुल। और ये अविश्वास सबसे ज्यादा सौरभ के परिवार की मांग में झलकता है, क्योंकि सौरभ के परिवार ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि इस नवजात बच्ची और जो 6 साल की पहली बेटी है, उन दोनों का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। यह मांग इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक अपराध रिश्तों की पूरी बुनियाद को खोखला कर देता है। सौरभ का परिवार अब किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। मतलब उन्हें शक है कि बच्चियां सौरभ की हैं भी या नहीं? हाँ, वे यह वैज्ञानिक प्रमाण चाहते हैं कि क्या ये बच्चियां वाकई सौरभ की जैविक संतानें हैं या फिर उनका पिता साहिल है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर डीएनए टेस्ट से यह साबित होता है कि वे सौरभ की बच्चियां हैं, केवल और केवल तभी वे उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। ये बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात है। उनकी ये चिंता स्वाभाविक भी है। वे बच्चों को उस इंसान के पास छोड़ने को लेकर डरे हुए हैं जिस पर उनके ही बेटे को इतने क्रूर तरीके से मारने का आरोप है। यह स्थिति दिखाती है कि कत्ल सिर्फ एक शरीर का नहीं होता। इस एक अपराध ने 2 परिवारों के बीच के हर विश्वास, हर रिश्ते का कत्ल कर दिया है। अब यह केवल एक व्यक्ति की हत्या की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। तो ये अब क्या बन चुका है आपके हिसाब से? ये 2 मासूम बच्चों के भविष्य, उनकी पहचान और उनके कानूनी अधिकारों की एक बेहद दर्दनाक लड़ाई बन चुका है। एक 6 साल की बच्ची जो पहले ही शायद बहुत कुछ देख या महसूस कर चुकी है, और एक नवजात बच्ची जिसने अभी दुनिया में आंखें ही खोली हैं। यही एक जघन्य अपराध की असली कीमत होती है। इसका असर उस पल खत्म नहीं होता जब कत्ल किया जाता है। इसके परिणाम जैसे पानी में पत्थर मारने पर लहरें उठती है ना, वैसी लहरों की तरह फैलते हैं और आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। सही कहा। इन दोनों बच्चियों का भविष्य अब अदालती फैसलों और डीएनए रिपोर्ट्स के पन्नों में उलझ कर रह गया है। तो इन तमाम फाइलों, बयानों और कानूनी पन्नों से गुजरने के बाद जो तस्वीर बनती है, वो इस ब्लू ड्रम मर्डर केस को सिर्फ एक शहर की सनसनीखेज घटना से कहीं आगे ले जाती है। बिल्कुल। ये मामला इस बात का एक बहुत ही खौफनाक अध्ययन है कि इंसानी दिमाग कितनी ठंडी क्रूरता की योजना बना सकता है। ये दिखाता है कि कैसे स्नैपचैट जैसे रोजमर्रा के डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किसी के दुख को हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। और कैसे एक झूठी हकीकत रची जा सकती है। जी।
और सबसे बढ़कर ये उन अनगिनत जिंदगियों की कहानी है जो जो एक गलत और खौफनाक फैसले की वजह से हमेशा के लिए तबाह हो गई। ये पूरी चर्चा सुनने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास मौजूद तकनीक और हमारी अपनी भावनाएं अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो कितने खतरनाक जाल बुन सकती हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो शायद उन अदालती दस्तावेजों की कानूनी भाषा के बीच कहीं दब गया है। जी बताइए। ये सच है कि कानून के मुताबिक एक बच्चा अपने जीवन के शुरुआती 6 साल अपनी माँ के साथ जेल में बिता सकता है। जेल प्रशासन उसके खाने पीने और सेहत का ध्यान भी रख लेगा। लेकिन उस बच्चे के अवचेतन मन का क्या, उसकी मानसिकता का क्या होगा? ये एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल है। जरा सोचने की कोशिश कीजिए। एक बच्ची जिसकी जिंदगी की पहली यादें किसी पार्क या खुली हवा की नहीं बल्कि एक जेल की सलाखों की होंगी, जिसकी दुनिया की पहली तस्वीरें एक कोठरी के भीतर बनेंगी, और वो भी उस इंसान की गोद में पलते हुए जिस पर उसके ही परिवार को खत्म करने, उसके ही पिता को 15 टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में दफनाने का गंभीर आरोप है। वो नीला प्लास्टिक का ड्रम तो सौरव राजपूत के लिए एक कब्र बन गया था, लेकिन क्या वो जेल की कोठरी उस मासूम बच्ची के बचपन और उसके भविष्य के लिए एक अदृश्य कब्र नहीं बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ किसी जज या अदालत को नहीं बल्कि हम सबको, समाज के हर इंसान को कटघरे में खड़ा करता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारी आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।